हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPA 13 पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, राइट अ नोट ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक सर्विस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पब्लिक सर्विस का नेचर समय के साथ कैसे बदला है। पहले पब्लिक सर्विस एक ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम थी, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस रिफॉर्म्स के वजह से इसमें बहुत बदलाव आए हैं। हमें इन्हीं बदलावों और नए चैलेंजेस पर फोकस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक सर्विस का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के हित में किए गए काम। पहले के जमाने में ये एक रूल बेस्ड और हायरार्किकल सिस्टम था जिसमें एफिशिएंसी से ज्यादा प्रोसीजर पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के युग में पब्लिक सर्विस अब सिटीजन ओरिएंटेड और अकाउंटेबल हो गई है। आज के टाइम में पब्लिक सर्वेंट से एक्सपेक्टेड है कि वो ट्रांसपेरेंट, इनोवेटिव और रिस्पॉन्सिव बने। मेन बॉडी। 1. ट्रेडिशनल नेचर ऑफ पब्लिक सर्विस। पहले पब्लिक सर्विस वेबियरियन ब्यूरोक्रेसी के मॉडल पर चलती थी जहां रूल्स, हायरार्की और डिसिप्लिन पर फोकस होता था। ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंट करते थे, उन्हें पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होती थी। काम का फोकस प्रोसेस पर होता था, रिजल्ट्स पर नहीं। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ अपने सीनियर्स तक सीमित थी, पब्लिक के प्रति डायरेक्ट नहीं थी। इंटीग्रिटी, लॉयल्टी और एनोनिमिटी को सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज माना जाता था। 2. फोर्सेस ऑफ चेंज इन पब्लिक सर्विस। कई फैक्टर्स ने पब्लिक सर्विस के नेचर को बदला। ग्लोबलाइजेशन। देश एक दूसरे से कनेक्टेड हुए, जिससे गवर्नेंस ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डायनामिक हो गई। लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट मोनोपोली कम हुआ और प्राइवेट सेक्टर और NGOs ने सर्विस डिलीवरी में एंट्री ली। टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और डिजिटल टूल्स ने सर्विसेज को फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाया। डेमोक्रेटाइजेशन। लोगों में अवेयरनेस बढ़ी और अब वो पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी डिमांड करते हैं। पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। आज के सिटीजन्स क्विक और फेयर सर्विस चाहते हैं, जिसमें रेड टेपिज्म ना हो। 3. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और गवर्नेंस मॉडल्स का उदय। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट (NPM) इस अप्रोच ने प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट टूल्स को पब्लिक सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया। एफिशिएंसी, डिसेंट्रलाइजेशन और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पर एम्फेसिस दिया गया। पब्लिक सर्वेंट्स अब मैनेजर्स और इनोवेटर्स के रूप में देखे जाते हैं। गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ जैसे वैल्यूज को प्रमोट करता है। अब पब्लिक सर्वेंट एक फैसिलिटेटर बन गया है, सिर्फ इम्प्लीमेंटर नहीं। सिटीजन को क्लाइंट और पार्टनर माना जाता है। गवर्नेंस। टेक्नोलॉजी के जरिए सर्विसेज को फास्ट और करप्शन फ्री बनाया गया है। एग्जाम्पल, डिजिटल इंडिया, ई-सेवा और ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल्स। 4. चैलेंजेस इन चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक सर्विस। एथिकल चैलेंजेस। एफिशिएंसी और फेयरनेस के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। स्किल गैप। टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल्स की ट्रेनिंग की जरूरत बढ़ गई है। अकाउंटेबिलिटी इश्यूज। नेटवर्क गवर्नेंस के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल है। पॉलिटिकल प्रेशर। ब्यूरोक्रेसी ऐप भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का सामना करती है। पब्लिक ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज है। 5. फ्यूचर ट्रेंड्स एंड रिफॉर्म्स। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। लोग पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल इनोवेशन, डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग पर ज्यादा फोकस होगा। एथिकल लीडरशिप, ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप का डिमांड बढ़ रहा है। परफॉर्मेंस सिस्टम, वर्क इवैल्यूएशन अब रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहा है। कोलैबोरेटिव कल्चर, गवर्नमेंट, NGO और सिटीजन्स मिलकर पब्लिक सर्विस डिलीवर करेंगे। कंक्लूजन, पब्लिक सर्विस का नेचर अब ब्यूरोक्रेसी से सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की तरफ बदल गया है। आज का पब्लिक सर्वेंट एक फैसिलिटेटर और इनोवेटर है जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस पर फोकस करता है। इस बदलाव को सस्टेन करने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग और एथिकल वैल्यूज सबसे जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2,
The concept of governance is used in several contexts. Comment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि गवर्नेंस का मतलब क्या है और ये अलग अलग फील्ड्स जैसे पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और ग्लोबल में कैसे उस होता है। हमें ये भी समझाना है कि गवर्नेंस सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है बल्कि एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जो डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को कवर करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। आज के टाइम में गवर्नेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस में। गवर्नमेंट सिर्फ इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन गवर्नेंस उन प्रोसेसेस और सिस्टम्स को इंक्लूड करती है जिनके थ्रू डिसीजंस लिए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इसमें स्टेट के साथ साथ एनजीओ, प्राइवेट कंपनीज और सिविल सोसाइटी भी शामिल होते हैं। आज गवर्नेंस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और ग्लोबल में उस होता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और एवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस शब्द लैटिन वर्ड गुबनारे से आया है जिसका मतलब है टू स्टेयर या निर्देश देना। 1990 में वर्ल्ड बैंक ने इस टर्म को पॉपुलर बनाया जब डेवलपिंग कंट्रीज में गुड गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस बढ़ा। गवर्नेंस का फोकस हाउ पावर इज एक्सरसाइज्ड पर होता है, यानी डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक 1992 के मुताबिक गवर्नेंस का मतलब है the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development. 2. गवर्नेंस के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स। पॉलिटिकल गवर्नेंस पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग और डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। रूल ऑफ लॉ, इलेक्शंस और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इसके मेन पार्ट्स हैं। एग्जाम्पल, इंडिया का पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल गवर्नेंस के स्ट्रॉन्ग पिलर्स है। इकोनॉमिक गवर्नेंस इकोनॉमिक पॉलिसीज, फाइनेंस और मार्केट सिस्टम्स के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल, आरबीआई मॉनेटरी स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के फंक्शनिंग और एफिशिएंसी से लिंक्ड है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस इसके मेन फीचर्स है। एग्जाम्पल, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस को स्ट्रांग बनाया है। ग्लोबल गवर्नेंस जब अलग अलग कंट्रीज मिलकर ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करती है जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पैंडेमिक्स। एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशंस और WHO ग्लोबल गवर्नेंस के एग्जाम्पल्स है। कॉर्पोरेट और लोकल गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिजनेस एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है। लोकल गवर्नेंस लोगों के पार्टिसिपेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है, जैसे पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज। 3. गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं। पार्टिसिपेशन लोगों का इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग में। ट्रांसपेरेंसी सरकारी काम ओपनली कम्युनिकेट करना। अकाउंटेबिलिटी ऑफिशियल्स को उनके एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना। रूल ऑफ लॉ कानून सबके लिए बराबर। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस रिसोर्सेस का बेस्ट यूज करना। इक्विटी और इंक्लूसिवनेस सबको इक्वल बेनिफिट्स मिलना। एग्जाम्पल, आरटीआई एक्ट ने इंडिया में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया। 4. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में गवर्नेंस इंडिया का गवर्नेंस सिस्टम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन और अमृत जैसे रिफॉर्म्स ने गवर्नेंस को स्ट्रांग बनाया है। 73rd और 74th अमेंडमेंट्स ने लोकल गवर्नेंस को एम्पावर किया है। सिविल सोसाइटी और मीडिया भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं। कंक्लूजन, गवर्नेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है। यह पार्टिसिपेटरी, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम्स को प्रमोट करता है जिससे डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी दोनों स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आज के टाइम में गवर्नेंस है एक सस्टेनेबल और पीपल सेंट्रिक सिस्टम का बेस है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Explain the political context of public systems management. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि पॉलिटिक्स का पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट पर क्या असर पड़ता है। हमें बताना है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पावर स्ट्रक्चर और लीडरशिप कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस और पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट (PSM) एक ऐसे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है जहां गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी दोनों मिलकर उसके गोल्स और वर्किंग को डिफाइन करते हैं। पॉलिटिक्स हर पब्लिक पॉलिसी, लॉ मेकिंग और गवर्नेंस के सेंटर में होती है।
पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझने से हमें ये समझ आता है कि पॉलिसीज कैसे बनती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल क्या होता है। थिंकर डेविड ईस्टन ने पॉलिटिक्स को ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी कहा था, जो इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है वो एनवायरनमेंट जहां पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, लीडर्स और प्रोसेसेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड करते हैं। इसमें गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल पार्टीज और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ब्यूरोक्रेसी के रिलेशंस शामिल होते हैं। हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन किसी ना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से गुजरता है, जिससे दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। 2. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का रोल। लेजिस्लेचर लॉ बनाती है और फंड्स एलोकेट करती है, जिससे पब्लिक सिस्टम्स के फंक्शनिंग पर सीधा असर पड़ता है। एग्जीक्यूटिव पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है और डे टू डे गवर्नेंस चलता है। मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स का कोऑर्डिनेशन यहां बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जुडिशरी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रखती है। एग्जाम्पल, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स इंश्योर करता है कि तीनों इंस्टीट्यूशंस एक बैलेंस बनाए रखें। 3. ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप का रिश्ता। ब्यूरोक्रेसी परमानेंट और प्रोफेशनल सिस्टम है, जबकि पॉलिटिकल लीडरशिप इलेक्टेड और टेम्पररी होती है। दोनों के बीच का रिलेशनशिप गवर्नेंस की एफिशिएंसी को डिसाइड करता है। अगर दोनों के रोल्स क्लियर हो तो सिस्टम स्मूथली काम करता है, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से ब्यूरोक्रेसी के न्यूट्रलिटी पर असर पड़ता है। एग्जाम्पल, इंडियन ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिव रहकर भी इम्पार्शियल रहना पड़ता है। 4. पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिसी ओरिएंटेशन का असर। रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी पब्लिक मैनेजमेंट के डायरेक्शन को सेट करती है। सोशलिस्ट गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स पर फोकस करती है, जबकि लिबरल गवर्नमेंट एफिशिएंसी और प्राइवेटाइजेशन पर। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिसाइड करती है कि पब्लिक सिस्टम्स इक्विटी पर फोकस करें या परफॉर्मेंस पर। एग्जाम्पल, 1991 के बाद इंडिया ने लिबरलाइजेशन के साथ मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच अपनाए। 5. डिसीजन मेकिंग और पावर डायनामिक्स। पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट में डिसीजंस कलेक्टिव होते हैं, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और स्टेक होल्डर्स मिलकर लेते हैं। पावर रिलेशंस यहां बहुत मैटर करते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या कोalition पॉलिटिक्स पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को डिले कर सकती है। एग्जाम्पल, कोalition गवर्नमेंट्स में कंसेंसस बिल्डिंग जरूरी होता है, जैसे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में देखा गया है। 6. अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेटिक कंट्रोल। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एंश्योर करता है कि पब्लिक सिस्टम सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल रहे। इलेक्शंस, मीडिया और लेजिस्लेचर के थ्रू अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है। आरटीआई, ऑडिट्स और पब्लिक हियरिंग्स जैसे टूल्स ट्रांसपेरेंसी बढ़ते हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल बनाती है। कंक्लूजन, पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट उसके फंक्शनिंग को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। पॉलिटिक्स डिसाइड करती है कि गवर्नेंस का डायरेक्शन क्या होगा और सिटीजन्स को कैसे सर्व किया जाएगा। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन के बिना गवर्नेंस इफेक्टिव नहीं हो सकता। इसलिए पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक हेल्दी बैलेंस होना जरूरी है ताकि गुड गवर्नेंस अचीव किया जा सके। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Examine the changing complexion of relationship between bureaucracy and political executive. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मंत्री और इलेक्टेड लीडर्स के बीच का रिलेशनशिप समय के साथ कैसे बदला है। हमें ट्रेडिशनल सिस्टम, इंडिपेंडेंस के बाद के बदलाव और आज के समय के नए ट्रेंड्स जैसे ग्लोबलाइजेशन और रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का रिलेशनशिप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक कोर टॉपिक है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है परमानेंट सिविल सर्वेंट्स जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो इलेक्टेड लोग हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं। पहले ब्यूरोक्रेसी को न्यूट्रल और ओबीडिएंट माना जाता था, लेकिन डेमोक्रेसी के बढ़ने और पब्लिक एक्सपेक्टेशंस के बदलने के बाद ये रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है। आज दोनों के बीच कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों देखे जाते हैं। मेन बॉडी। 1. ट्रेडिशनल रिलेशनशिप बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ट्रेडिशनल वेबेरियन मॉडल में ब्यूरोक्रेसी रूल्स और हायरार्की पर बेस्ड होती थी और पॉलिटिकली न्यूट्रल रहती थी। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाता था और ब्यूरोक्रेट्स उसे ऑनेस्टली इंप्लीमेंट करते थे।
इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद आईएएस सिस्टम ने कॉलोनियल मॉडल अडॉप्ट करके डेमोक्रेटिक गोल्स सर्व करने शुरू किए। ब्यूरोक्रेट्स ऑनेस्ट एडवाइस देते थे और फाइनल डिसीजन मिनिस्टर्स का होता था। इस फेज में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑर्डिनेशन का रिलेशन था जहां दोनों अपनी बाउंड्रीज समझते थे। 2. चेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेटिक एक्सपेंशन। जैसे जैसे डेमोक्रेसी बढ़ी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और कंट्रोल भी बढ़ने लगा। ब्यूरोक्रेट्स आप पॉलिसी मेकिंग में भी एक्टिव रोल लेने लगे। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप ज्यादा इंटरैक्टिव हुआ, पर टेंशन भी बढ़ने लगी जब ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिकल प्रेशर के सामने स्टैंड लेते थे। ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स पॉलिटिकल टूल बन गए ब्यूरोक्रेट्स पर कंट्रोल रखने के लिए। 1970 के दौरान कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, जहां ऑफिसर्स से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो रूलिंग पार्टी के लाइन पर चलें, जो न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट था। 3. इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1990 के रिफॉर्म्स के बाद गवर्नमेंट में मार्केट बेस्ड और मैनेजरियल थिंकिंग आई। ब्यूरोक्रेट्स को ऐप कंट्रोलर नहीं, फैसिलिटेटर बनना था और पॉलिटिशियंस को प्राइवेट सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ा। आप गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बन गई। मीडिया और पब्लिक स्क्रूटनी के वजह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ी। इससे ब्यूरोक्रेसी प्रोफेशनल बनी, लेकिन रोल्स के बीच लाइन ब्लर होने लगी। 4. कंटेम्पररी ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस। आज ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच म्यूचुअल डिपेंडेंसी और फ्रिक्शन दोनों है। पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स के एक्सपर्टीज पर डिपेंड करते हैं और ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी डायरेक्शन के लिए पॉलिटिशियंस पर। ओवर पॉलिटिसाइजेशन, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स और करप्शन ने इस रिलेशन को वीक किया है। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन (ARC) ने सजेस्ट किया कि ब्यूरोक्रेसी की न्यूट्रलिटी और एथिक्स को दोबारा मजबूत किया जाए। एक गवर्नेंस और सिटीजन पार्टिसिपेशन ने ब्यूरोक्रेट्स को डायरेक्टली पब्लिक के साथ कनेक्ट कर दिया है। आज के एरा में कोलैबोरेटिव गवर्नेंस ही आगे का रास्ता है। कंक्लूजन: ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का रिलेशनशिप ऐप ट्रेडिशनल से मॉडर्न मॉडल तक इवॉल्व हो चुका है। पहले जहां सेपरेशन और न्यूट्रलिटी थी, अब कोऑपरेशन और पार्टनरशिप की जरूरत है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब ब्यूरोक्रेट्स प्रोफेशनल और इम्पार्शियल रहे और पॉलिटिशियंस एथिकल और ट्रांसपेरेंट हों। दोनों के बीच ट्रस्ट और बैलेंस हाई गुड गवर्नेंस की असली फाउंडेशन है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. Write short notes in about 250 words on each of the following. A. Network society. B. Public interest litigation. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे 2 शॉर्ट नोट्स लिखने को कहा गया है। पहला नोट नेटवर्क सोसाइटी पर है, जिसमें बताना है कि टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन ने सोसाइटी को कैसे बदला। दूसरा नोट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर है, जिसमें इसका मीनिंग, ओरिजिन और इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना है। आंसर: इंट्रोडक्शन। आज के समय में नेटवर्क सोसाइटी और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) दोनों कॉन्सेप्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क सोसाइटी बताता है कि टेक्नोलॉजी के जरिए लोग, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस कैसे एक ग्लोबल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। वही PIL जस्टिस सिस्टम में आम नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करता है। दोनों मिलकर मॉडर्न गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के नए रूप को दिखाते हैं। ए. नेटवर्क सोसाइटी मीनिंग एंड डेफिनेशन। नेटवर्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजिस्ट मैनुएल कास्टल्स ने दिया था अपनी किताब द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी 1996 में। इसका मतलब है एक ऐसी समझ जो डिजिटल नेटवर्क्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस पर चलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क सोसाइटी। इंफॉर्मेशन बेस्ड सोसाइटी। इंफॉर्मेशन आप सबसे बड़ा रिसोर्स बन गया है। ग्लोबल कनेक्टिविटी। टेक्नोलॉजी ने डिस्टेंसेस मिटा दिए हैं, सब कुछ इंस्टेंटली कनेक्टेड है। डिसेंट्रलाइजेशन। पावर ऐप सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि नेटवर्क के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती है। इनोवेशन और नॉलेज शेयरिंग। कोलैबोरेशन और आइडियाज एक्सचेंज बढ़ गए हैं। इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गवर्नेंस और ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल जैसे सिस्टम्स इसी का पार्ट है। रियल टाइम डेटा शेयरिंग से डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। एग्जाम्पल: इंडिया का डिजिटल इंडिया मिशन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों डिजिटल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। बी. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) मीनिंग एंड ओरिजिन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जहां कोई भी व्यक्ति पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है।
ये कॉन्सेप्ट इंडिया में 1970 के एंड और 1980 के शुरुआत में आया, मेनली जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस वी.आर. कृष्णैया के एफर्ट्स से। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीआईएल: गरीब और मार्जिनलाइज्ड लोगों को जस्टिस दिलाना, जुडिशरी को सबके लिए एक्सेसिबल बनाना, गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज को अकाउंटेबल बनाना। फीचर्स ऑफ पीआईएल: कोई भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन केस फाइल कर सकता है। ये पिटिशंस, लेटर्स, मीडिया रिपोर्ट्स या पब्लिक इश्यूज पर बेस्ड होती है। इश्यूज जैसे एनवायरनमेंट, करप्शन और ह्यूमन राइट्स पे ज्यादा होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ पीआईएल इन इंडिया: एम.सी. मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। हुसैनदा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इंडस्ट्रियल प्रिजनर्स के राइट्स। सिग्निफिकेंस: पीआईएल ने डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाया है। इससे गवर्नमेंट ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हुई है। ये आम आदमी को कानूनी सिस्टम तक पहुंचने का एक शक्तिशाली टूल बन गया है। कंक्लूजन: नेटवर्क सोसाइटी और पीआईएल दोनों हाई मॉडर्न गवर्नेंस के दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। जहां एक तरफ नेटवर्क सोसाइटी टेक्नोलॉजी के जरिए कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ता है, वहीं पीआईएल जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करता है। दोनों मिलकर एक पार्टिसिपेटरी और रिस्पॉन्सिबल सिस्टम बनाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।